हम्म। हाँ मैंने लिया नहीं। हाँ जी भाई, जय हिंद भाई सभी बच्चों को। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? एक बार जरा आवाज़ कंफर्म करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को? अगर आ रही है तो लिखिए हाँ भैया बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। हमने एक क्लास यानी कि बेसिक क्लास का सेशन हमने कर लिया था प्रोनाउन का। अब हम इसके सेकंड सेशन की तरफ चलेंगे। तो भाई सेकंड सेशन में आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस पूरे 1 घंटे के अंदर जितनी भी मैं क्लास लूँगा, वो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का ना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। बहुत आराम से और बहुत स्लो, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। और ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा तंग करता है प्रोनाउन के अंदर, मैं इसको ख़त्म करूंगा आज। इस टॉपिक का नाम है भाई रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ा दिया था। हालांकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो 5-5 मिनट के हैं, बट मैं पहले वो वाले टॉपिक लूंगा जो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। तो आज मैं आपको पूरी क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई? यही सबसे ज़्यादा तंग करने वाला आपका टॉपिक है, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा तंग करता है। ठीक है, इसके बाद तो अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जय हिंद भाई, जय हिंद। हाँ खा तो लिया था। हाँ? हाँ? हाँ ले लूँगा, गर्म पानी लेना। अभी कैसी है आप? तबीयत अभी ठीक है। दवाइयाँ पे दवाइयाँ लगातार लिए जा रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि जल्द से जल्द रिकवरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब हेल्थ है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। 4-5 महीने से बीमार नहीं पड़ा था, लेकिन लगातार क्लास लेते लेते पिछले MTS CGL और मैराथन वगैरह बैक टू बैक क्लास थी, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी। और तबीयत भी ज़्यादा, तबीयत से ज़्यादा गला, मेरा गला ख़राब। आधा पौना घंटा बोलता हूँ, फिर वो खांसी टाइप की उठती है, गला रेड हो जाता है, तो वो फिर बड़ा पंगा करता है। तो बस वही वही समस्या है, बाकी तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास का सेशन जितने भी टाइम का रखेंगे, एंटरटेनमेंट वाला होगा, अच्छा होगा, पूरे मज़े में पढ़ेंगे। ठीक है, वो जितनी देर मुझसे बोला जाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो मूड था छुट्टी करने का, बट दिक्कत ये है कि अब नहीं बैठा जाता। फिर मैंने सोचा चलो संकल्प बैच की क्लास तो ले ही ली जाए, है ना? ठंडी नहीं पड़ने लगी, मुझे बुखार है, ठंड नहीं। वो जो फीवर है, तो इस वजह से ठंड का वो रखना पड़ता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा। रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू शो दैम रिलेटिंग टू आर का रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा आपके। हुआ क्या, कोई बात नहीं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस दैट शो रिलेशन बिटवीन एंटीसीडेंट एंड द क्लॉज गिवन आफ्टर देम। ये भी आया होगा, लेकिन हल्का ही आया होगा समझ में, बट कोई बात नहीं, मैं पिक्चर से समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वो शब्द होता है जो क्या दिखाने का काम करता है, रिलेशन दिखाने का काम करता है। किस किस के बीच में? इससे पहले दिए गए एंटीसीडेंट का रिलेशन आगे दिए हुए क्लॉज से दर्शाता है। अब आप कहोगे ये भी आया, बट थोड़ा सा समझ में आया। तो अब इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर बनाता हूँ, जो पिक्चर मेथड से हम पढ़ते ही हैं, तो देखिए समझिए। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव 2 daughters who is oblique are in क्लास 10th। तो उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं जो कि 10वीं क्लास में हैं। अब अगर नोटिस किया जाए तो ध्यान से सुनना, आज आज बिल्कुल तबीयत खुश करूंगा मैं आप लोगों की इस रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। ज्यादा जोर से तो खैर मुझसे बोला नहीं जाएगा। आई हैव 2 daughters, मेरी 2 बेटियां हैं। ये एक अपने आप में क्या हो गया, क्लॉज हो गया, क्योंकि आपको पढ़ा रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज होता है। और इस क्लॉज को जोड़ने के, अब इस क्लॉज में क्या है, वर्ब तो है, बट हमें इससे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो समस्या ये है कि अब सब्जेक्ट बनाऊं, किसको बनाऊं? तो ये भी एक क्लॉज बनना था। तो अब इन दोनों क्लॉज को सबसे पहले तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जोड़ने का काम। तो जोड़ने का काम तो ये हु ही करेगा। दूसरा, जोड़ने का काम तो कोई कंजक्शन भी कर सकता है। तो कई बच्चे पूछते हैं भैया कंजक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है? कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है?
वो तो कंचन के पास है। पूछो। अबे यार कितनी कड़ी था। चलिए, आई हैव टू डॉटर्स, वो कह रहा मेरी दो बेटियां हैं जो कि क्लास 10th में हैं। तो जोड़ने का काम तो ये करता ही करता है, पहला काम। दूसरा, ये केवल और केवल जोड़ने का काम नहीं करता बाबू, ये इन दोनों के बीच में क्या भी दिखा रहा है, रिलेशन भी दिखा रहा है। हाँ जी, आई हैव टू डॉटर्स, उसने कहा मेरी दो बेटियां हैं जो कि क्लास 10th में हैं। अब बात यह है कि ये जो डॉटर्स हैं, इसी के हिसाब से यहां पर वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहां पर भी आर आ जाएगा। इस और इसे हम कहते हैं बाबू एंटीसीडेंट। आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, एंटीसीडेंट। कई बच्चे पूछते हैं भैया एंटीसीडेंट क्या होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो वर्ड होता है उसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। अगर एक बेटी होती तो इज आ जाता, दो बेटियां हैं या प्लूरल बेटियां हैं तो आर आ गया। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कंजक्शन में और इस रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। तो मेरे भाई, कंजक्शन जो है कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। चाहे आप एंड ले लो, चाहे आप और ले लो, चाहे आप एज वेल एज ले लो, चाहे आप बट ले लो। आप मुझे बताइए कि क्या ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं? नहीं, ये कंजक्शन का भी काम करता है और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में ये यूज नहीं होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अब हमें क्लियर है, अब हम सीख गए कि ये न केवल जोड़ने का काम करता है बल्कि रिलेशन भी दिखाने का काम करता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वो वर्ड है जो अपने से पहले दिए गए वर्ड का रिलेशन अपने से आगे दी हुई वर्ब से दिखाता है। दूसरी बात, रिलेशन भी दिखाता है प्लस जोड़ने का भी काम करता है। तीसरा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। कंजक्शन कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप नहीं लेता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है? रिलेटिव प्रोनाउन लेता है। किस चीज का ना? अरे ये तो अभी आया है ना वहां से। हाँ, ये तो यहीं का ही है, नोएडा वाला। ये नहीं। ठीक है भाई, अब आप थम्स अप लगा दीजिए कि भैया क्लियर है, हमें अब आज के बाद डाउट नहीं आएगा। हम समझ गए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल जो है वो कौन निभा सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से अगर समझाना हो तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या क्या काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी रोल निभाता है। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन भी दिखाता है। सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तीसरा, कनेक्ट भी करता है, मतलब जोड़ने का भी काम करता है। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन सिर्फ कनेक्ट करता है। यह फर्क है रिलेटिव प्रोनाउन में और कंजक्शन में। इसका सिर्फ ये काम है और इसका काम ये भी है, ये भी है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी है। आज के बाद कोई भी बच्चा अगर आपसे पूछे या कोई भी व्यक्ति पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन में क्या डिफरेंस होता है। यहां तक थम्स अप डालिए कि भैया हमें बिल्कुल क्लियर है, एक ऐसा भी पॉइंट नहीं है जो हमारे यहां समझ में ना आया हो, हम आराम से डिफरेंस बता सकते हैं। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी एक क्लॉज के लिए नहीं आ सकता। मान लो मैंने आपसे कहा दैट शी हैज टू सन्स, उसके दो बेटे हैं।
क्या यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो एक ही क्लॉज है। तो एक ही क्लॉज के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है, जोड़ने के लिए आता है। आर नॉटी, उसके दो बेटे हैं जो कि बहुत नॉटी हैं। अब इस क्लॉज को पूरा करना है तो इसको इससे जोड़ने के लिए, मतलब एक से ज्यादा क्लॉज होने चाहिए, तभी आप क्या लगाओगे? रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे। तो भैया हमें यह भी समझ में आ गया कि कभी भी एक क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक से ज्यादा क्लॉज के लिए आता है। ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। आइएगा, अब ये पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। इसी बात को मैंने लिखा है, वी डू नॉट यूज रिलेशन, रिलेशन नहीं सॉरी, वी डू नॉट यूज रिलेटिव, वी डू नॉट यूज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर अ सिंगल क्लॉज। एक क्लॉज के लिए आप कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाते। वही बात जो मैंने यहां पर आपको समझाई है, ठीक है। तो भैया ये भी समझ में आ गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन इन द मार्केट। अब यहां पर कितना सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट है। वर्ब कितनी है? एक ही वर्ब है। एन ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा अपने आप में क्या तैयार हो गया? क्लॉज तैयार हो गया, पूरा क्लॉज तैयार हो गया। कितना क्लॉज है? लेकिन एक। क्या यहां रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी आएगा? बोलो भैया नहीं आएगा। ही इज द ओल्ड मैन, अब ये क्या हो गया आपका? क्लॉज वन। होम इन द मार्केट, होम, अच्छा, होम आई मेट, जिससे मैं मिला, इन द मार्केट, ये क्या हो गया? क्लॉज टू। अब क्लॉज एक से ज्यादा हो गए, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन तभी आएगा जब क्लॉज एक से ज्यादा होगा। एक क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आएगा। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपके पेपर में आपको पढ़ने होते हैं? हु, हुम, विच, दैट, हुज, हुएवर, होमएवर, ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो तुम पहले तो मुझे यहां तक बताओ, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं इसके आगे चलूंगा। एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सर यहां एंड सब्जेक्ट का काम कर तो रहा है, कभी नहीं कर सकता। एंड कभी भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एंड एक कनेक्टर हो सकता है, एंड कभी भी डूअर और रिसीवर नहीं हो सकता। ऐसा कोई सेंटेंस बताइए मुझे, एक ही क्लॉज में बता दीजिए जिसमें एंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। एंड इज गोइंग, आई एम एंड, बताओ कुछ है ऐसा कभी है? एंड कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, कोई भी कंजक्शन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। एक भी बात यहां तक किसी बच्चे को कोई समझ में ना आई हो, वो मुझे बताओ कि भैया ये बात समझ में नहीं आई। और अगर आ गई हो तो बोलो भैया एकदम क्लियर है, अब आप आगे बढ़िए यहां से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं उठाऊंगा पहला रिलेटिव प्रोनाउन, हु और हुम। धीरज सिंह सर, सब आ गया समझ में, गुड। आगे और बताइए बाकी बच्चे। क्रिस्टल क्लियर, गुड। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा यही है, सबसे ज्यादा आता है हु वर्सेस हुम। पहले यहां पढ़ते हैं हु वर्सेस हुम। इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और होम इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। हु एंड होम आर यूज्ड व्हेन एंटिसिडेंट इज अ पर्सन, ओके। मतलब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये तब इस्तेमाल होगा, पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे हु सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे हु सब्जेक्ट होता है। दूसरा, हु का इस्तेमाल तब होता है जब आपका एंटीसीडेंट कोई व्यक्ति होगा। अगर आपका एंटीसीडेंट कोई जानवर हुआ, गधा, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, पेड़ पौधे, पानी, कार, घड़ी, है ना, ये सब हुआ, तो आप हु का इस्तेमाल नहीं करोगे। हु का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब एंटीसीडेंट आपका कोई व्यक्ति होगा, उसी केस में आप केवल हु को लगा सकते हो।
ठीक है। सेम बात होम के लिए कि आपका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, आपका एंटीसीडेंट कोई व्यक्ति होना चाहिए, और होम होता है ऑब्जेक्ट और हु होता है सब्जेक्ट। तो हु और हुम में फर्क समझ में आया कि भैया हु सब्जेक्ट का काम करता है और हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है। अब आपको सेंटेंस फिल करने हैं, लेकिन मैं आपको एक रामबाण देता हूं, एक ऐसा मेथड से नहीं है। पूछ तो फोन करके पूछ लो, वैसे मना कर देगा वो, उसे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है ना यहीं पे ही है। अब वो तो बेकार की बात है, मैंने खुद ला के दी है। कर लो, फोन कर लो एक बार फिर भी, फिर क्या फायदा, पता ढूंढने तो ही। अच्छा हाँ, लेना। हाँ जी भाई, चलिए अब आपको एक मेथड सिखाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं संजीव सर स्पेशल। और ये राफाल मेथड, कुछ बच्चों ने इसको राफाल मेथड भी नाम दिया है, जिसे राफेल कहते हैं ना उसे रफाल कहते हैं। ठीक है। क्या करना है, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना जो हु और हुम का इससे ना सॉल्व हो। देखो क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको काउंट करना है जहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा और जहां तक सेंटेंस आके खत्म होगा, आपको क्या क्या काउंट करना है। आपको उस सेंटेंस में एक तो काउंट करना है सब्जेक्ट, और एक काउंट करनी है वर्ब। एक सब्जेक्ट काउंट करना है, एक वर्ब काउंट करनी है। ठीक है। सब्जेक्ट तो आप काउंट कर लेते हो, लेकिन आप कहां फंसते हो मैं आपको बताता हूं। जब आपको वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दी होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को काउंट मत करना, सिर्फ मेन वर्ब को काउंट करना। अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब काउंट करना, मतलब हेल्पिंग वर्ब काउंट नहीं होगी। दूसरा, इन्फिनेटिव भी काउंट नहीं होगा, मतलब 2 + V1 नॉन फाइनाइट कभी भी काउंट नहीं होंगे, सिर्फ काउंट होगी मेन वर्ब। ठीक है। और सब्जेक्ट काउंट होंगे। कर लोगे काउंट। अब क्या करना है, आपको यह नोटिस करना है कि अगर मान लो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट दिए हो दो, सॉरी सब्जेक्ट दिया हो एक और वर्ब दी हो दो, तो इक्वल करने के लिए किसकी कमी है, एक सब्जेक्ट की कमी है। तो जब एक सब्जेक्ट की कमी है तो आप यहां लगा दोगे हो। क्यों, एक और हु सब्जेक्ट का काम करता है, एक और एक दो और वर्ब दो, तो हमें क्लॉज बराबर करने पड़ते हैं। क्लॉज पूरा करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होनी चाहिए। तो एक सब्जेक्ट एक हु बराबर हो गया। हम्म, एक सेकेंड में। तो भाई सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब आ जाओ, अब आती है बात यहां पर सब्जेक्ट की। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो दो और वर्ब हो तीन, अब क्या लगाओगे, आप कहोगे सर एक की कमी है, तो हु लगा देंगे। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब हो चार और सब्जेक्ट हो तीन, तो एक की कमी है तो भी हु लगा दोगे। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब हो दो और सब्जेक्ट हो दो, या वर्ब हो तीन और सब्जेक्ट हो तीन, अब क्या करोगे, अब लगाओगे होम। जब सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो जाएं तो होम लगाना है, और जब सब्जेक्ट कम हो और वर्ब ज्यादा हो तो हु लगाना है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है। फिर से सुन लो, जब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कम होगा, यहां पर सब्जेक्ट कम है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ चार है, यहाँ तीन है, जब जब सब्जेक्ट कम होगा तो हु लगाना, जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होगा तो हुम लगाना। आप में से कई बच्चे खुरापाती दिमाग के ये कह सकते हैं कि सर अगर मान लो यहाँ पर ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे तो बराबर है, अगर मान लो ये सब्जेक्ट तीन हो जाए और वर्ब दो हो जाए, ये टाइप आता नहीं है ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल है भी तो उसमें सब्जेक्ट ही हटाना पड़ता है, इसको चेक नहीं करवाता। तो इससे आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो खुरापाती चीज के लिए भी मैं तैयार था,
पहले से ही। ये मुझे कैसे पता कि ये आपके माइंड में आने वाला है? मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं ऑफलाइन से टीचर बना हूं, तो ऑफलाइन में बच्चे ये सारे बेहुदे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे ना पूछते थे कि सर अगर ऐसा हो गया तो। अब है तो तुम्हारे मन में भी दो चार के, लेकिन तुम पूछ नहीं पाओगे मुझसे। तो यही ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क है कि बच्चा है ना, माइंड में डाउट आता है, वो पूछ नहीं पाता। बट मैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ जो आपके माइंड में हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे जनरली स्टूडेंट के आती हैं, और ऑफलाइन वाले बच्चे हमसे पूछते हैं। और बस इसी से फिर आपका काम आसान हो जाता है। तो अब वो वाली टाइप पे जाना ही नहीं है आपने। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब मैं इसी मेथड से सॉल्व करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। करण पूर्णी सब्जेक्ट ज्यादा हुआ तो देखा, मुझे पता था ये आएगा ही आपके दिमाग में। चलो अब मैं काउंट करता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं सारे। पहला, आई हैव 2 सन्स। तो आई यहां पर क्या है बाबू? सब्जेक्ट। हैव यहां पर क्या हो गई? वर्ब। 2 सन्स तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट काउंट नहीं करने। ये हो गई आपकी वर्ब। केयरलेस तो एडजेक्टिव है, इसको हटा दो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ब कितनी हो गई? 2। सब्जेक्ट कितना हो गया? 1। तो हमें आंसर क्या चाहिए यहां पर? हु, क्योंकि सब्जेक्ट की कमी है। माइक्रो सेकंड में आंसर आता है। आई सॉ एन ओल्ड मैन, इसमें आई क्या हो गया? S1। सॉ क्या हो गया? V1। ओल्ड मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वॉज क्या हो गई? V2। बस। और तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इन हो गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे हिज आइज हो गया ऑब्जेक्ट। ब्लाइंड हो गया एडजेक्टिव। तो हमें क्या चाहिए? कितनी वर्ब हो गई? 2। सब्जेक्ट कितना हो गया? 1। तो आंसर क्या होगा? हु। तीसरे पे आ जाओ। आई हो गया सब्जेक्ट 1। मैट हो गया V1। बोल्ड बॉय हो गया ऑब्जेक्ट। आई हो गया S2। टॉट हो गया V2। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। वर्ब कितनी हो गई? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? होम। बराबर है ना इस बार? तो अगर बराबर है तो आंसर हो जाएगा होम। चलो, इन दोनों को तुम मुझे करके दिखाओ। नीरू बाला कह रही है यही डाउट था मेरा, और यही हमने बता दिया। इसीलिए ऑनलाइन टीचर ना बन के ऑफलाइन टीचर से अगर ऑनलाइन टीचर बनते हैं, तो ये हम लोगों को एडवांटेज हो जाता है। ये हमें एडवांटेज मिलता है कि हम आपके डाउट्स बिना बोले ही बता देते हैं। ऑफलाइन में बच्चे हमसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, बहुत तंग किया हमें ऑफलाइन वाले बच्चों ने ना। तो हमें ऑनलाइन में जरा सी भी दिक्कत नहीं आती है। जी, हो गया भाई। अब देखते हैं किसने हमारे इस राफेल मेथड से क्वेश्चन को उड़ाया है। देखो, हिज अंकल यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। इसको S1 मान लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट 2।
लव्ड हो गया V1 और इज हो गया V2। ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट हो गए? दो। वर्ब कितनी हो गई? दो। तो आपका आंसर हो जाएगा होम। जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो तो आंसर हो जाता है होम। रमेश इज द स्टूडेंट, इसमें रमेश क्या हो गया? S1, ये हो गया V1। आई टॉट, टॉट हो गया V2 और आई हो गया S2। हैज मेड, ये हो गया V3, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को एक ही मानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ब हो गए 3, सब्जेक्ट हो गए 2, तो आंसर हो जाएगा हु। अब बताओ किस किस का आंसर मैच किया? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलो जी। मिस्टर शर्मा इज द टीचर वी रेस्पेक्ट अ लॉट। अजय, मिस्टर शर्मा में ये क्या हो जाएगा? S1 V1, S2 V2, टीचर्स V3। तो वर्ब कितनी हो गई? 3, सब्जेक्ट कितने हो गए? 2, एक की कमी है। कमी है तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। ऐसे धड़ाक से मारो एकदम आंसर। लो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, 7 वाला। 5 गलत हो गया। क्या है 5 में? रमेश वाला। बताओ क्या गलती है? रमेश S1 इज V1, I S2 taught V2, हैज मेड V3। तो 3 वर्ब हैं, सब्जेक्ट कितने हैं? 2, हु आएगा। अच्छा तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ही इज द मैन, देखिए ये S1, ये V1, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हटा दो। ये S2, ये V2। हैज हेल्प्ड, ये V3। कितनी वर्ब हो गई? 3। कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। सब्जेक्ट 2 और वर्ब 3, आंसर होगा हु। ये करके बताओ 8वां। सर इज तो हेल्पिंग वर्ब है, आपने तो कहा था। अरे बाबू वो इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे चांद, वो मेन वर्ब है। इस वाले की तो बात कर रहे हो ना? ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कभी सोचो ये इज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है। और उल्टा नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहले नहीं आती, ये इसकी है। और ये जो इज है ये बी की सेकंड फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। तो ये मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके पीछे कोई मेन वर्ब ना होती, यहां पर जरूर होती। और हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। चलो भाई, राम सिंह S1। अब देखिए इज अकेला। अब तुम इसको हेल्पिंग वर्ब कैसे मान लोगे? अगर हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो मेन वर्ब भी तो होगी कहीं ना कहीं। जब ये अकेला होता है तो ये मेन वर्ब होती है, इज एम आर वॉज वर। तो ये V1 हो गया। आई S2 V2, इज ट्रस्टवर्दी, फिर आगे इज अकेला, तो ये फिर से मेन वर्ब हो जाएगा V3। तो कितनी वर्ब हो गई? 3। सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। इक्वल करने के लिए आंसर क्या हो जाएगा? हु। ये आंसर बैठेगा इसका। इसको करके बताओ 9 वाला। द बैंक हैज डेजिग्नेटेड, बैंक यहां पर क्या हो गया? S1, हैज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक काउंट होगा, तो इसे V1 मान लेंगे। विल गाइड, मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसको भी एक मानेंगे, V2। ठीक है, बस और तो इसमें है ही नहीं कहीं वर्ब। तो सब्जेक्ट इस, अब इसको सब्जेक्ट मत मान लेना, एग्जीक्यूटिव ये तो ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कितना है? एक। वर्ब कितनी है? 2। तो आंसर क्या होगा? हु विल गाइड कस्टमर्स।
यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई विल टेल यू, यू क्या हो जाएगा S1, विल बी शॉक्ड ये पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा V1। व्हेन आई विल, आई होगा S2, विल टेल हो जाएगा V2, और ये तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, कॉल्ड ऑन ये हो जाएगा आपका V3। तो यहां पर क्या चाहिए हमें, वर्ब 3 है, सब्जेक्ट 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हु आंसर हो जाएगा। ये वाला तुम करके दिखाना जरा, 11 वाला। तीन ही सब्जेक्ट हैं रमेश वाले में, रमेश वाले में तीन सब्जेक्ट हैं, कहाँ है तीन सब्जेक्ट, रमेश एक, आई दो। तुम स्टूडेंट को तो सब्जेक्ट नहीं मान रहे, अबे ये वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट थोड़ी ना आएगा, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट सिर्फ ये है या आई है, स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट वहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये फेमस टीचर वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। शी इज अ फेमस टीचर, अब देखो शी क्या हो गया S1, इज क्या हो गया V1, अब मैं फेमस टीचर को सब्जेक्ट थोड़ी मान लूंगा, लिव्स क्या हो गया V2, वॉन्ट्स क्या हो गया V3, 2 + V1 को काउंट नहीं करते, सब्जेक्ट है एक, वर्ब है 3, तो इस बार तो वैसे भी दो की कमी है, तो चाहे एक की कमी हो या दो की कमी हो, कमी होते ही, सब्जेक्ट की कमी होते ही आंसर क्या आ जाएगा, हु आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा इज अ पर्सन, मिस्टर शर्मा एक व्यक्ति हैं जो कि देहरादून में रहते हैं और वो जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहते हैं। मिस्टर शर्मा S1, इज V1, वॉन्ट्स V3, लिव्स V2, 2 + V1 काउंट नहीं होगा, तो तीन वर्ब है, तो आंसर हो जाएगा हु। इस वाले क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ जरा, 13 वाले को करो। हाँ जी भाई, देखो दिस यहां पर हो गया S1, ये हो गया V1, इसको वर्ब के बाद इसको सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, टॉट यहां पर हो गया V2, तो वर्ब हो गई दो, सब्जेक्ट हो गया एक, तो इक्वल करने के लिए आंसर क्या आ जाएगा, हु इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब के बाद, टॉट के बाद, वर्ब के बाद ये किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। द पर्सन आई लाइक मोस्ट, चलो इन दोनों को और करके दिखाओ तुम।
चलिए भाई देखें जरा, पर्सन S1, S2, V1, V2, तो दोनों बराबर हैं, सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो तो आंसर क्या आ जाएगा, होम। अगला, दिस इज द गर्ल, दिस S1 इज V1, I S2 लव V2 बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, होम आंसर आ जाएगा। अब ये मत कह देना कि गर्ल भी सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ठीक है। तो 14 और 15 दोनों में होम आएगा। 16वां करके दिखाओ फटाफट। देखो, दीज S1 आर V1, द हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या हो जाएगा, S2 प्रेज्ड V2, वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हुए दो, वर्ब हुई दो, इसमें भी आंसर क्या आएगा, होम आंसर आएगा इसका भी। 11 में अ स्कूल ऑब्जेक्ट है। एक सेकेंड, 11 में ओपन अ स्कूल, हाँ हाँ 11 में स्कूल ऑब्जेक्ट है, ये रहा ना, S1 एक ही तो सब्जेक्ट है, सी, ओपन के बाद जो स्कूल है वो तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट मैंने एक ही तो लिया है इसीलिए, वर्ब यहां पर 3 लिए हैं। ठीक है भाई, 16 क्वेश्चन करा दिए, एक भी क्वेश्चन इस मेथड से फेल नहीं होता, सारे क्वेश्चन का आंसर सही निकलता है। अब आते हैं हु और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको बहुत मिलेंगे, इस मेथड को अप्लाई करना आराम से निकल जाएगा। अब आता है सर विच कहां लगता है, कुछ नहीं करना, जैसे आप हु में क्या देखते हो, सब्जेक्ट, हुम में क्या देखते हो, ऑब्जेक्ट, विच यही अपने आप में क्या है, विच ही तो सब्जेक्ट का काम करता है और यही ऑब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, आंख बंद करके विच मार दो, अगर आपका एंटीसीडेंट कोई नॉन लिविंग है तो, या कोई एनिमल, कोई जानवर है तब भी आप विच लगा दो ना, नॉन लिविंग है तब भी विच लगा दो, एनिमल है तब भी विच लगा दो, आंख बंद करके विच लगा दो। अब पढ़ो, इसमें कुछ नहीं देखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको। देखो क्या करना है, मान लो मैंने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन डालने से पहले एंटीसीडेंट क्या है, आइडिया, आइडिया क्या चीज है, नॉन लिविंग, जैसे ही मैंने देखा यहां नॉन लिविंग है, यहां देखा मैंने कार, कार क्या है, नॉन लिविंग, तो वैसे ही मैंने आंसर क्या लगा दिया, विच, वैसे ही यहां मेरा आंसर क्या आ गया, विच। तो आपको इसमें तो आंख बंद करके सीधा मारना है, बस एंटीसीडेंट देख लो, वो नॉन लिविंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज 4 पेन्स, पेन्स क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, तो बस हु और होम, बाकी कुछ आएगा ही नहीं, सीधा क्या मार दो, विच। लेकिन एक गलती है इसके अंदर, क्योंकि एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, ये ध्यान रखना आगे के लिए, आर आएगा। अ करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट, अब यहां मुझे लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इससे पहले मैंने देखा कि डिपॉजिट अकाउंट, अब अकाउंट कोई भी हो नॉन लिविंग ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विच इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर डोनेशन, जो हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, डोनेशन, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, बस नॉन लिविंग में तो सीधा विच मार दो। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम क्या है, नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग है तो सीधा आंसर उठा के क्या मार दो, विच मार दो। चेयर जो रेड है वो मेरी है, तो चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो सीधा आंसर क्या मार दो, विच मार दो। दिस इज द कार, अब यहां पर क्या है, कार है, और यहां पर क्या है, लेटर्स हैं, दोनों ही नॉन लिविंग है,
दोनों ही नॉन लिविंग है तो आंसर क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ज्यादा बुद्धि ही नहीं लगाने की जरूरत आपको। मोमेंट और न्यूज दोनों ही नॉन लिविंग है। द आंसर यू गेव, आंसर क्या है, नॉन लिविंग है, तो विच आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो तुम्हें मजा आ गया होगा, बोला यार ये तो बड़ा आसान था। चलो भाई, हु होम विच तीनों पढ़ लिए, अब आते हैं दैट पे। दैट का इस्तेमाल कहाँ होता है भैया, यूज ऑफ दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, आप दैट को पढ़ रहे हो किसके रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। चलिए, किन किन बातों का दैट के लिए, जब दैट लगाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को वन बाय वन पढ़ेंगे कि भैया ये बातें हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे और उनकी वजह से वहां पर दैट आएगा। चलो, पहला पहला पॉइंट ये वाला, इफ टू एंटीसीडेंट्स आर जॉइंड बाय एंड, वन बीइंग अ ह्यूमन एंड द अदर बीइंग अ नॉन लिविंग, वी यूज दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब देखो, अगर सोचो एक ही एंटीसीडेंट होता, सिर्फ पर्सन, तो आप क्या लगाते, या तो हु लगाते या होम लगाते। सिर्फ नॉन लिविंग या कोई जानवर होता तो विच लगाते, यही तो करते। अब समस्या ये है कि अगर मैं हु लगाऊं तो ये बुरा मान जाएगा, विच लगाऊं तो ये बुरा मान जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब एक तरफ तो कोई पर्सन हो और दूसरा इनमें से एक हो, तो फिर हमें कॉमन लगाना पड़ता है दैट। ठीक है, जब अकेला पर्सन होगा तो हु हुम, इनमें से एक होगा तो विच, लेकिन जब दोनों होंगे तो दैट लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मोहित एंड इज काउ, अब यहां पर एक पर्सन हो गया और एक एनिमल हो गया, दो एंटीसीडेंट एंड से जुड़ गए, तो यहां दैट आएगा। यहां पर एक पर्सन हो गया और एक एनिमल हो गया, दोनों किससे जुड़ गए, एंड से, दैट। ठीक है, पहला टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आसान हो गया। अब आ जाओ दूसरे टॉपिक पे। जब भी द सेम, जब भी एंटीसीडेंट से पहले, जब भी एंटीसीडेंट से पहले, एंटीसीडेंट से पहले जब भी द सेम का इस्तेमाल किया गया होगा, समझ जाइएगा कि आपको उस समय पर दैट ही यूज करना है, क्योंकि द सेम का पेयर दैट से ही बनता है। तो यहां पर पर्सन है, आप कहोगे भैया ये तो पर्सन आ गया तो हु हुम लगना चाहिए, नहीं, इससे पहले द सेम भी है। अगर द सेम है तो फिर आपको यहां लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, आपको दैट ही लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट आंसर हो जाएगा। दिस इज द सेम बुक, फिर देखो, अब कहने को यहां नॉन लिविंग है विच आना चाहिए, लेकिन नहीं, एंटीसीडेंट से पहले अगर द सेम आया तो आप यहां क्या ही लगाओगे बाबू, दैट ही लगाओगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ द सेम पर्सन, द सेम पर्सन आ गया, पर्सन से पहले द सेम आ गया, तो आप यहां पर दैट ही लगाओगे। अगला, अगर एंटीसीडेंट से पहले, किससे पहले, एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे स्टूडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गया वाइजेस्ट, तो भी आपको क्या ही लगाना है, दैट ही लगाना है। द सेम आ गया तब भी, सुपरलेटिव डिग्री आ गई तब भी। जैसे यहां पर पेंटिंग से पहले क्या आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री, तो आप दैट लगाओगे। यहां पर टीचर एंटीसीडेंट है, लेकिन उससे पहले क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो भी आप क्या लगाओगे, दैट ही लगाओगे। तो चाहे द सेम हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मदर्स से पहले यहां पर क्या आ गया, द बेस्ट, सुपरलेटिव, दैट आएगा। अब मदर्स यहां पर कैसी हैं, बहुत सारी हैं, तो वर्ब भी चेक कर लिया आपने, वर्ब प्लूरल आएगी, हैव नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या ध्यान रखना है, अगर एंटीसीडेंट से पहले द ओनली, द लिटिल या द फ्यू का इस्तेमाल किया गया तो भी दैट लगाना है। जैसे यहां पर देखो, फ्रेंड्स से पहले क्या गया, द फ्यू, तो आप दैट लगाओगे। हु हुम विच कुछ नहीं लगाओगे। यहां द लिटिल आ गया इससे पहले, तो भी दैट लगाओगे। ऐसे यहां पर इसमें द ओनली आ गया, एंटीसीडेंट से पहले आना चाहिए, तो भी दैट ही लगाओगे। ठीक है,
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक हैं, एक बार रिवाइज करवाना मुझे, कौन कौन से टॉपिक हैं। द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली। अगर इनके बाद एंटीसीडेंट दिया है, फिर वो एंटीसीडेंट चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, दैट। ठीक है। चलिए, इट इज यूज टू शो। अब हुज का इस्तेमाल कहां होता है। हुज हमेशा दिखाता है अधिकार, और अधिकार किसी नाउन के ऊपर दिखाया जाएगा। इसका मतलब जब भी आगे आपको एक नाउन दिया होगा और उस नाउन पर हमें अधिकार दिखाना होगा, तो आप हुज का इस्तेमाल करोगे। हु, होम, विच, इन सब से दैट, इन सब से अलग कैसे है कि ये किसी नाउन पे क्या दिखाता है, अधिकार दिखाने का काम करता है। ठीक है। जैसे ही इज द बॉय, वो वह लड़का है जिसके फादर। अब फादर पे इस लड़के का क्या दिखाना है, अधिकार। तो हम इसके लिए क्या लगा देंगे, हु फादर कह सकते हो, नहीं। हुम फादर नहीं, विच फादर नहीं, हुज फादर कहोगे। ठीक है। द स्टूडेंट, जिसका भाई, तो यहां भी अधिकार, हुज ब्रदर। वो विद्यार्थी जिसका भाई, वो लड़का जिसके फादर। तो अधिकार के लिए आपको या तो हुज लगाना पड़ेगा, सॉरी, अधिकार के लिए सिर्फ हुज लगाना पड़ेगा। अब देखो, किसान, जिसका बड़ा बेटा, तो अधिकार दिखाना है ना हमें बड़े बेटे पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हुज। अधिकार के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हुज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो बस यहीं तक रखते हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक खत्म हो गया। इसमें ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया, ये थोड़ा सा अभी लेंदी चलेगा, इतनी टाइम में हो भी नहीं पाएगा, और अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत भी उतना ठीक नहीं है। ठीक है। तो जितना एनर्जी थी बची कुची फीवर के अंदर, वो मैंने लगा दी। वैसे क्योंकि मेरी दिन भर अब कोई क्लास हो नहीं रही है, बंद है मेरी सारी क्लास। लेकिन संकल्प बैच की आपकी क्लास, क्योंकि आप लोगों से लगाव इतना है, तो फिर भी ले ली, बुखार में भी ले लिया, चलो ठीक है थोड़ा। बट अभी फिर मुझे लेटना पड़ेगा 4-5 घंटे, क्योंकि अभी ये पूरा पसीना पसीना आ गया है। 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक। ठीक है। पसीना आ गया, कोई नहीं। कल इस क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करना, मैं इसकी पीडीएफ डलवा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को।